हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर वर्कआउट जीरो बैच में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखते हैं क्या कहा गया है इस टॉपिक में और एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना जाता था जिसमें देह के कुछ तरल और उन तरलों को उन्होंने कहा है ह्यूमर, है ना, कि शरीर में कुछ ऐसे तरल होते हैं जिनमें क्या रहता है संतुलन। जैसे कि उन्होंने 4 प्रकार के द्रवों के बारे में बात करी, ब्लड है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है और फ्लेजम है। इन द्रवों के बारे में उन्होंने कहा कि देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता है। अगर यह संतुलन बना हुआ है तो उस जीव में, उस मनुष्य में कोई भी बीमारी नहीं होगी, और जैसे ही इन द्रवों के संतुलन में कोई गड़बड़ होती है उसको बीमारियां होती है, ऐसा एक सिद्धांत कहा गया। कौन मानता था इस बात को? प्राचीन यूनानवासी, जैसे कि हिप्पोक्रेटिस, इनका नाम उन्होंने दिया है तो नाम याद रखिएगा। और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त, ब्लैक बाइल, यहां पे मिल गया आपको, जो है क्या बोला गया इसको, ब्लैक बाइल, कि ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। ऐसा उन्होंने कहा कि जिनमें ब्लैक बाइल होगा, ज्यादा होगा, उन्हें बुखार आएगा। दूसरा, इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी, कोई प्रैक्टिकल थॉट उनके पास नहीं था। फिर आए कौन? एक साइंटिस्ट, नाम है विलियम हार्वे। इन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर भी कहा जाता है। ये वही विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज, एक पॉइंट। दूसरा, थर्मामीटर का उपयोग। आप जानते हैं थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जिनको बुखार आया ऐसे जीवों को बाद में जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है वो मेजर किया, और एक ऐसे जीव जिन्हें बुखार नहीं आया उनका भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया। तो ये पाया कि दोनों का बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, सेम है। मतलब जो ब्लैक बाइल के लिए जो हाइपोथेसिस दी गई थी, जिसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा गया था, वो कैसी थी? गलत थी। कि थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल मतलब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ही ऐसे हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं बीमारी में इन दोनों चीजों का भी रोल होता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। जैसा कि अभी कहा, निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। 3 चीजों का जिक्र एनसीईआरटी ने कहा है। एक है आनुवांशिक विकार, दूसरा है संक्रमण, और तीसरा निर्भर करता है हमारी जीवन शैली पर। मिल जाएगा आगे। आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेनेटिकल डिसऑर्डर ऐसे होंगे जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही कहां से, मां बाप से वंशागति के रूप में मिलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा है संक्रमण। संक्रमण ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है ना, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं। और तीसरा उन्होंने क्या कहा, हमारी जीवन शैली, जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं, और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हम में कमी है, आदि शामिल हैं। मतलब बीमारियां हमारी जीवन शैली पर भी निर्भर करती हैं। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, ये किसने दी है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो परिभाषा है वो उसने दी है कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ के मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं है अथवा
शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण क्या, ये तीन चीजें याद रखिएगा, इनको डब्बे में बंद करके स्टार लगाइएगा। कौन कौन सा? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों ही चीजें अपन को होनी चाहिए के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। सही बात है। क्यों ऐसा कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो सिंपल सी बात है, वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा, इससे उत्पादकता बढ़ती है। सही बात है। और आर्थिक संपन्नता भी आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है। ये बात भी सही है कि अगर कोई इंसान बार बार बीमार पड़ेगा तो हर बार की बीमारी में उसके शरीर को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो गई, तो ऐसे में उनका आयुकाल क्या है, घट जाता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उनका आयुकाल कैसा होगा, बढ़ेगा। तथा शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता ये भी जरूरी है और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो यहां पर तीन ऑप्शंस आपके पास है, संतुलित आहार चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता चाहिए और नियमित व्यायाम। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए तैयार करता है ना। तो योग के बारे में अपनी भारतीय पद्धति में बहुत कुछ कहा गया है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, ये बात भी सही है कि संक्रामक रोगों को तो आसानी से रोका नहीं जा सकता, लेकिन वैक्सीनेशन के जरिए उन्हें रोका जा सकता है। अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोग वाहकों का, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रोग वाहकों की मदद से फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया जो किससे फैलती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो ऐसे में रोग वाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है। आगे चलते हम लोग। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह, यहां पे याद रखिएगा दो शब्द होते हैं, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम्स। तो जो चिन्ह कहा गया है वो कहा गया है साइन के लिए, और जो लक्षण कहे गए हैं वो किसके लिए कहे गए, सिम्टम्स के लिए। चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक, देखिए संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक से दूसरे में फैलती है, और असंक्रामक रोग वो है जो एक से दूसरे में नहीं फैलती। बांटा जा सकता है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी ना कभी इनके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। एड्स या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा घातक होती हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर, ये भी याद रखिएगा कि कैंसर एक से दूसरे में नहीं फैलता। कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थों और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं कि मानव में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो सामान्यतः मिल जाती हैं। इनको हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं इस आधार पर कि उनका पैथोजन कौन है, किनकी वजह से वो बीमारी हो रही है, किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से, किसी फंगस की वजह से। इन बीमारियों के बारे में भी एनसीईआरटी ने जिक्र करा है। देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। मानव में सामान्य रोग, अनेकों अनेक जीव जिसमें कौन, जीवाणु, बैक्टीरिया भी हैं, विषाणु, वायरस भी हैं, कवक, फंगस भी है, प्रोटोजोआन भी है, हेलमिंथ भी है, आदि शामिल हैं, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को क्या रोगजनक या पैथोजन कहा जाता है। तो यहां पे पैथोजन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि पैथोजन किन्हें कहा जाता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवों में रोग फैला सकते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक है, क्योंकि यह होस्ट परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर, जैसे कि आप जानते हैं बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करके बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन नॉर्मली फंगस वगैरह
शरीर की त्वचा पर भी रोग फैला सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है रिंगवॉर्म का, उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अति आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक मॉर्फोलॉजिकल और प्रकार फिजियोलॉजिकल क्षति होती है ना। आप जानते हैं बीमारी के बाद हमारी आकार की और हमारी फिजियोलॉजी बदल जाती है, आलस आना, शरीर कमजोर हो जाना, भूख न लगना, बहुत सारी चीजें। रोग जनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जो उसका होस्ट है वो उसको मार देगा। अगर उसे होस्ट के शरीर में सर्वाइव करना है तो उसे होस्ट के शरीर के हिसाब से एडेप्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय स्टमक के निम्न पीएच, आप जानते हैं कि स्टमक की पीएच 1.5 से 3.5 के बीच में होती है। तो अगर कोई पैथोजन इस पीएच को सहन नहीं कर सकता तो वो मानव शरीर में जिंदा भी नहीं रह सकता, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसमें यह क्षमता होगी तो ही वो रोग पैदा कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि हम रोजाना बीमार नहीं पड़ते हैं। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपक और उनसे होने वाले रोगों के बारे में जानकारी यहां दी गई है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे एक बीमारी के बारे में उन्होंने कहा है साल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड पैदा करने वाला क्या है, एक बैक्टीरिया है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज की। एक रोगजनक जीवाणु है जिसमें मानव में कौन सी बीमारी, टाइफाइड। कौन सा है, टाइफाइड, जिसे आम भाषा में हम लोग मोती झरा भी बोल देते हैं। ज्वर होता है, यह रोगजनक आमतौर से संदूषित कंटामिनेटेड भोजन और पानी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये फैलता कैसे है, तो ये भोजन और पानी के जरिए, जल के जरिए फैलता है। एक सवाल यहां से पैदा होता है, बीमारी का नाम क्या है, टाइफाइड, ये भी होता है। और इसका पैथोजन कौन है, साल्मोनेला टाइफी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, छोटी आंत में घुस जाता है, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां का पैथोजन है, तो ये छोटी आंत में पाया जाने वाला पैथोजन है। और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे लगातार उच्च ज्वर। यहां पर आप देखें फीवर आता रहता है कितना, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख ना लगना आदि इसके क्या हैं, लक्षण हैं। गंभीर मामलों में अगर हम देखें तो आंत में छेद भी हो सकते हैं, इसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहा जाता है, और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि बैक्टीरियल डिजीज को हम एंटीबायोटिक की मदद से ठीक कर सकते हैं। जरूरी होता है किसी भी बीमारी को सही समय पर डिटेक्ट करना, डायग्नोज करना। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि कहां से, विडाल टेस्ट से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि टाइफाइड बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट लगाते हैं। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला किसका, मैरी मेलन का, जिसका नाम हमने दिया था बाद में टाइफाइड मैरी का है, जिसका उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से क्या थी, एक रसोइया थी, और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। नेक्स्ट दूसरी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, नाम में छिपा हुआ है, ये क्या पैदा करेगी, निमोनिया पैदा करेगी। ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। साथ में दूसरा पैथोजन कौन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। जैसे जीवाणु मानव में क्या, निमोनिया, ये हो गया एक और इंपॉर्टेंट। रोग के लिए उत्तरदायी है। इस रोग में फुफ्फुस, लंग्स के वायु कोष्ठ एल्वोलाई संक्रमित हो जाते हैं, और संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल लिक्विड भर जाता है। और आप जानते हैं कि अगर एल्वोलाई में लिक्विड भर जाएगा तो गैसों के डिफ्यूजन में, गैसों के विसरण में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। और ऐसे में शरीर में CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां भी CO2 का लेवल बढ़ता है वो शरीर धीमे धीमे नीला होने लग जाता है, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नाखूनों पर भी दिखाई देने लग जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर है, ठिठुरन है, खांसी है,
सिर दर्द है आदि निमोनिया के क्या है लक्षण है। गंभीर मामलों में आप यहां पर देखें तो होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला भी हो जाता है। तो ये भी आपको कारण बता दिया कि आखिर क्यों ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स, आप जानते हैं कि जब कोई इंसान बात करता है तो बात करने के दौरान हवा में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है, और अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे पर्सन के संपर्क में आ जाएंगे तो ये इन्फेक्शन उनमें भी पहुंच जाएगा। अथवा एरोसोल द्वारा सांस अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। एक बीमारी ये भी है। इन दो बीमारियों का जिक्र एनसीईआरटी ने थोड़ा सा डिटेल में करा है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बीमारियां एनसीईआरटी ने दी उनके सिर्फ नाम दिए हैं, लेकिन ये भी बैक्टीरियल डिजीज हैं। अब सिर्फ नाम दिए हैं तो किस प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां पर अगर वो बनाएंगे तो एक चार्ट फॉर्म में बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे बताइए कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है कौन सी वायरल डिजीज है, और वहां पर सिर्फ नाम दे देंगे, फिर आपको बताना है बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। यहां पर देखें अतिसार पेचिस डिसेंट्री है, प्लेग है ना, जो यार्सिनिया पेस्टिस या पास्टोरेला पेस्टिस से होती है, और कौन सी डिफ्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी बैक्टीरिया से होती है। तो ये और बीमारियां आपके में दी गई हैं, सिर्फ नाम याद रखना और इनके पैथोजन, इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना। बहुत से विषाणु, चलो वायरल पे आ जाते हैं कि वायरस में कौन कौन से डिजीज हैं। वायरस में ज्यादा नहीं दिया है उन्होंने। मानव में रोग का कारक होती है विषाणुओं का एक ऐसा ही समूह है नासा विषाणु का, राइनो वायरस। राइनो शब्द आता है नोज, नाक के लिए, है ना, और आप जानते हो कि नाक में क्या होता है, जुकाम होता है। राइनो वायरस का है जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग, जिसे हम कहते हैं सामान्य जुकाम, राइनाइटिस, है ना, फैलाता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं, इसको याद रखिएगा। एक डिफरेंशिएटिंग फीचर ये हो जाता है कि सामान्य जुकाम या राइनाइटिस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होती है, जबकि निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में इन्फेक्शन कहां था, फेफड़ों में। जुकाम में इन्फेक्शन फेफड़ों में नहीं जाता है, और निमोनिया जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, जबकि राइनाइटिस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। सामान्य जुकाम के अवलक्षण है क्या, नासीय संकुलता नेजल कंजेशन, आस्राव, आंसू का आना, कंठदाह, स्वरुक्षता अर्थात फटी हुई आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि, जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। चूंकि वायरल इंफेक्शन ये वाला ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो 3 से 7 दिनों में ये ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाता है। वायरल इंफेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं है। एंटीबायोटिक जो है वो वायरल इंफेक्शन में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले ड्रॉपलेट्स जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजों की मूठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो उसे भी संक्रमण हो जाता है ना। तो ये भी एक बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने और कुछ नहीं कहा है, सिंपली उन्होंने राइनाइटिस के बारे में भी कहा है। नेक्स्ट में मानव में कुछ प्रोटोजोन। चलिए, बैक्टीरिया और वायरस के बाद अगली जो बीमारी हमारे में दी गई है वो कौन सी है, प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन में एक आती है मलेरिया, और मलेरिया को जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल में आपके में दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे, उस डायग्राम में सब कुछ समझेंगे। के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग है जिससे मनुष्य कई सालों तक लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोन इस रोग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। इसके अलावा एक प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। 3 प्रजातियों के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है, विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, और इनमें से प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम द्वारा होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया, दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे गंभीर है, और यह घातक भी हो सकता है। चलते हैं अगली चीज पे, क्या दिया गया है आगे। ये देखिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, इस डायग्राम को आप एक बार गौर से देखें, क्या क्या इसमें कहा गया है।
इस एक डायग्राम में एनसीईआरटी ने मलेरिया के प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल को उन्होंने समझाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया इस एक डायग्राम में। इसी डायग्राम को हम लोगों को समझना है कि क्या क्या इसमें कहा गया है। इन्होंने दो फेज कही है। आप जानते हो कि मलेरिया जो है उसका पैरासाइट दो जीवों में जो है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। एक है मानव और दूसरा है फीमेल एनाफ्लिज। याद रखिएगा, फीमेल शब्द पर जोर क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट एनाफ्लिज क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेल इसको स्प्रेड नहीं करता है, सिर्फ फीमेल करती है। चलते हैं इस बात पे। इन्होंने क्या कहा कि जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, इसके बाद पहले यहां से शुरू करते हैं कि जब कोई मच्छर, वो भी क्या बोलेंगे, जब कोई संक्रमित मादा मच्छर, ये शब्द बोलना ज्यादा सही रहेगा, जब कोई संक्रमित मादा मच्छर किसी इंसान को काटती है तो सिंपल सी बात है उसके सलाइवा में मौजूद है क्या, प्लाज्मोडियम। किस अवस्था में है, स्पोरोजोइट अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, स्पोरोजोइट अवस्था में वो मौजूद है। कि जब कोई संक्रमित मादा मच्छर किसी इंसान को काटती है तो उसके सलाइवा में मौजूद स्पोरोजोइट कहां चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से होते होते वो कहां चला जाएगा, लीवर में। कि परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। पूरी लाइफ साइकिल यहां दी है एक डायग्राम। यकृत में जाने के बाद वो करती हैं अलैंगिक जनन। आप जानते हैं कि जनन दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक और अलैंगिक। यहां पर प्लाज्मोडियम में दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो मानव के अंदर होता है। कि अलैंगिक जनन जो है वो कहां है, अलैंगिक जनन जो है वो मानव के अंदर है, और जो लैंगिक जनन है वो कहां होता है, वो होता है मादा एनाफ्लिज मच्छर के अंदर। देखिए यहां पर शब्द लिखा है निषेचन, और निषेचन लैंगिक जनन का लक्षण होता है। तो अलैंगिक जनन कहां हो रहा है, मानव में, और लैंगिक जनन कहां हो रहा है, मादा एनाफ्लिज मच्छर में। अब जरा देखिए कि परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। उसके बाद परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से, ये देखिए मिल गया पॉइंट, एनसीईआरटी में लिखा है, अलैंगिक रूप से जनन करता है। एनसीईआरटी में अलैंगिक रूप से जनन करता है ये तो लिखा है, लेकिन उसके बाद की चीजें डायरेक्ट, एक चीज यही घटना आरबीसी में भी होती है। लीवर से निकल के आया, लीवर से निकल के आने के बाद वो जाता है कहां, आरबीसी में, और आरबीसी को कर देता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो कहीं ना कहीं एक लक्षण ये भी हुआ कि मलेरिया के केस में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। जैसे ही उसमें आरबीसी टूटती है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा, और हीमोग्लोबिन के टूटने पर एक पार्टिकल बनता है जिसे बोला जाता है हीमोजॉइन, और इसी हीमोजॉइन की वजह से आता है ठंड देकर बुखार। अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित करता है। अब क्या हुआ, परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, ये फिर से मिल गया। देखिए एक कहां कर रहा था, लीवर में, एक कहां कर रहा है, यहां पर देखें तो आरबीसी में, तो दोनों ही पॉइंट आपको मिल गए हैं। और इस प्रकार ज्वर हीमोजॉइन पार्टिकल की वजह से ही मलेरिया में होता है ठंड देकर के बुखार। इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी नई आरबीसी, नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, मतलब एक तरफ उन्हें नष्ट भी करते जा रहे हैं और नई कोशिकाओं में प्रवेश भी करते जा रहे हैं। इस प्रकार आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस दौरान वहां पे बना क्या, नर और मादा गैमेटोसाइट, है ना, क्या बना, नर और मादा गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट अगर बोल दिया है, मतलब अब जाकर क्या होगा, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन कहां होता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर के अंदर। और इसी दौरान अगर इस संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर कोई फीमेल एनाफ्लिज मच्छर चूसती है तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट कहां चले जाएंगे, उस फीमेल मच्छर के अंदर। तो बाकी की अवस्था कहां होगी, फीमेल एनाफ्लिज मच्छर के अंदर होगी। तो लिखा भी है, मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनकों को भी अंदर ले लेती है, और निषेचन और प्रवर्धन मच्छर के कहां होता है, आमाशय में, और उसके बाद ये इनकी आहार नाल को पार करके स्पोरोजोइट अवस्था में दोबारा से कहां स्टोर हो जाएंगे, उस मादा एनाफ्लिज मच्छर की सलाइवा में, लार में। मतलब वो मादा एनाफ्लिज मच्छर तैयार है अगली बार फिर से नया संक्रमण फैलाने के लिए। यही चीज उन्होंने लिखी है कि परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं स्पोरोजोइट आंत्र से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं, और जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब स्पोरोजोइट काटने के साथ साथ मानव के शरीर में
चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में थ्योरी में क्या क्या कहा है। ठीक है, देखते हैं। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं कि जब संक्रमित मादा एनाफिलिस मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाता है। तो यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि बताइए ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है प्लाज्मोडियम की, तो वो कौन सी है? स्पोरोजोइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव शरीर में घुस जाते हैं। स्पोरोजोइट संक्रामक रूप में प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया कि आखिर जो है प्लाज्मोडियम अपनी संख्या को कहां बढ़ा रहा है, तो प्राइमरी रूप से वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं लीवर में। ठीक है, क्योंकि लीवर एक सुरक्षित इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाता है और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं जिससे लाल रक्त कणिकाएं क्या है? फट जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि मलेरिया के केस में कौन सी कोशिकाओं की संख्या घट जाएगी, तो वहां पर आरबीसी की संख्या घट जाती है। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ, आप इंग्लिश याद रखेंगे वो ज्यादा बेटर है, पदार्थ कौन सा? हीमोजोइन निकलता है जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर। देखिए यहां पे दो शब्द काम के हैं, एक है उच्च आवर्ती, तो मलेरिया के केस में फीवर थोड़ा ज्यादा रहता है, और दूसरा जो उन्होंने दिया है 3 से 4 दिन के अंतराल में। मलेरिया के केस में बुखार लगातार नहीं रहता है, उसमें एपिसोड्स आते हैं। जैसे आज अभी फीवर आया है, आप देखेंगे एक टाइम बाद ठिठुरन होगी, पसीना आएगा और बुखार गायब, और फिर यही बुखार 3 से 4 दिन बाद रिपीट होगा। तो लगातार बुखार नहीं होता है मलेरिया के केस में। जब मादा एनाफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्धन वहां होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक, आप देख रहे हैं कि यहां पर भी क्या बढ़ाई जा रही है? संख्या। दो तरीकों से संख्या बढ़ाई, एक अलैंगिक जनन के द्वारा और एक लैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन के द्वारा कहां पे? मानव में, और लैंगिक जनन के द्वारा कहां पे? मादा एनाफिलिस मच्छर में, और जीवाणु बन जाते हैं जो इसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, और जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो स्पोरोजोइट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत होती है, और ऐसे पैरासाइट जो दो होस्ट में अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें कहा जाता है डाइजेनेटिक। क्या कहते हैं उन्हें? डाइजेनेटिक परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलिस रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगली बीमारी को। आगे चलते हैं हम लोग। मानव की बृहद आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा, जैसे प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है वैसे ही एंट अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा की दो वैरायटी पाई जाती हैं, एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एक है एंट अमीबा जिंजीबेरिस। यहां पर जिसकी बात चल रही है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबियासिस या अमीबियाता रोग हो जाता है, जिसे अमीबिक डिसेंट्री या अतिसार होता है। कोष्ठबद्धता मतलब कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐठन, अत्यधिक म्यूकस, ये श्लेष्म मल क्या है? म्यूकस युक्त मल को ही हम क्या बोलेंगे? श्लेष्म मल, और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। और यहां पर ये हो गया आपका रोग, ये हो गया रोग कारक, और ये है उसका वाहक। घरेलू मक्खियां क्या है? इस रोग की वाहक है, शारीरिक वाहक है, और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास सामान्य गूढ़कृमि, मतलब हमारे पास बैक्टीरियल बीमारियां हो गई, वायरल हो गई, इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटोजोन बीमारियां भी देख ली। इसके बाद है हमारे पास कृमि, ये है हेलमिंथिक डिजीज, जैसे कि एस्केरिस है, फाइलेरिया कृमि है। फाइलेरिया कृमि का नाम क्या है? बुचरेरिया।
कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए क्या है, रोगजनक है, पैथोजेनिक है। आंत्र परजीवी क्या हो गया, एस्केरिस से, ये हो गया हमारे पास परजीवी। बीमारी का नाम क्या है, एस्केरियासिस। तो एस्केरिस से होने वाला रोग कौन सा है, एस्केरियासिस नामक रोग है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, अरक्तता मतलब एनीमिया, और आंत का अवरोध, ब्लॉकेज, के आंतों में क्या लग जाता है, ब्लॉकेज लग जाता है। इस रोग के लक्षण हैं, इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों और आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण कहां से, संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। तो यहां पर एक हो गया किसके बारे में, एस्केरिस के बारे में। अगला जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है कि वुचेरेरिया। वुचेरेरिया दो हैं, एक है वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी और एक है वुचेरेरिया मेलाई। इन्हें फाइलियर कृमि जिससे होने वाले रोग का नाम है हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पांव रोग। और इस रोग का जो इमेज है, जो डायग्राम है वो ऊपर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंसान का जो है एक शरीर का हिस्सा जो है वो कैसा है, बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, हाथी पांव रोग कहा गया। चलते हैं आगे। यहां पर उन्होंने कहा है जिनके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद, या तो एक पैर में हो सकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ एक पैर में हो, एक पैर में भी हो सकता है या फिर दोनों पैरों में भी हो सकता है, कि लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ है। इसको याद रखिएगा, ये क्रॉनिक है, धीमे धीमे करके ही बढ़ता है, हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और यह रोग हस्तीपाद, जिसे उन्होंने लिख दिया है क्या, हाथी पांव, या श्लीपाद, एलिफेंटियासिस, एलिफेंट का मतलब भी क्या होता है, हाथी, अथवा फाइलेरियासिस कहलाता है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिया गया है। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। तो आप उसी इमेज में देखिएगा तो वहां पर मनुष्य के स्क्रोटल सैक का साइज भी बढ़ा हुआ है। तो जननिक अंग भी इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। कब होता है, जब मादा मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, मतलब फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग के जो रोगजनक है उसको फैलाने वाला भी कौन है, एक मादा मच्छर है। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं। ये हो गए हमारे क्या, हेलमिंथिक या कृमि से होने वाले रोग। अब बात करते हैं कि इसकी फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन मतलब कवक द्वारा होने वाला रोग, कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपिडर्मोफाइटोन, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, है ना। तीन नाम दिए गए हैं, कौन कौन से, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपिडर्मोफाइटोन के अनेक कवक, ये लिखा है। ये कौन सी बीमारी है, फंगल या कवक बीमारी है। क्या बीमारी होती है, दाद या इसे रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है। आप एक चीज पाएंगे कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो तब ज्यादा होता है जब वहां पे नमी और गर्माहट दोनों चीज अवेलेबल हो, वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहां पर है, त्वचा पर है, नाखूनों में हो सकता है, सिरोवल्क या स्कैल्प, स्कैल्प क्या कहा जाता है, जो आपका सिर है, यहाँ की जो स्किन है उसे क्या बोलते हैं, स्कैल्प कहा जाता है। पर सूखी सल्की विक्षतियां, स्केली लीजन, ये मिल गया। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है, ये उसका लक्षण हो गया है। ऊष्मा और नमी, इस पॉइंट को डबल अंडरलाइन कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंगल इन्फेक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन फेवरेबल हैं। तो कंडीशन कौन कौन सी है, ऊष्मा चाहिए और नमी चाहिए। इन कवकों को त्वचा के वलनों, फोल्ड्स, जैसे कि ग्रोइन एरिया तथा पाद उंगलियों के बीच, आप देखते हैं हाथ और पैरों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर यहां पर नमी और गर्माहट रहेगी तो बंद करने पर वो चीज वहां पर ट्रैप हो जाती है। इन कवकों को पनपने में मदद करेगी जो है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, मतलब उनके जो सामान है उनको इस्तेमाल करने से होती है। तौलिए, कपड़े या कंघे का प्रयोग करने से हो जाता है। आगे चलते हम लोग।
नेक्स्ट दिया अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता, चाहिए जन स्वच्छता, ये पर्सनल हाइजीन है और ये पब्लिक हाइजीन है, बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या है, शरीर को साफ रखना, ये भी है व्यक्तिगत में। पीने के लिए साफ पानी, खाना, साग सब्जियां, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य पब्लिक हाइजीन में क्या चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों और मलमूत्र का समुचित निपटान होना चाहिए। जलाशयों, कुंडों और मलकुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई होनी चाहिए क्योंकि वहां पर गंदगी रहेगी। विसंक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेष रूप से वहां अनिवार्य है जहां संक्रामक रोग किससे फैल रहे हो, खाद्य पदार्थ और पानी से। तो पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, खाना जो है वो हाइजीनिक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे टाइफाइड है, अमीबियाता है, एस्केरियासिस है। लेकिन अगर हम निमोनिया और सामान्य जुकाम, यहां पर खाने और पीने की चीज का जिक्र नहीं है। अगर आप देखें निमोनिया ड्रॉपलेट से फैल रहा है, सामान्य जुकाम ये भी ड्रॉपलेट से फैल रहा है। निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वाहित एयरबॉर्न रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा, मतलब स्वच्छता तो रखना ही है, साथ में संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए क्योंकि ये संपर्क में आने से ही फैल रहे हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे जो किसकी मदद से फैल रहे हैं, कीटों की मदद से। जैसे मलेरिया का एग्जांपल ले लो, जैसे फाइलेरिया हाथी पांव रोग का एग्जांपल ले लो। दोनों ही किससे फैल रहे हैं, मच्छरों पे। तो हमें मच्छरों के जो संख्या है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। द्वारा संचालित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, रोग वाहकों और उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। यह लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देने, घरेलू शीतल यंत्रों की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिंबकों, डिंबक मतलब उनके लार्वा को खाने वाली गंबूसिया मछली, ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है। तो अगर तालाब में मच्छर पनप रहे हैं और वहां पर ये मछली है तो सिंपल सी बात है ये मच्छरों के लार्वा को खा जाएगी, जिससे उनकी संख्या बढ़ेगी ही नहीं। डालने, खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनूपों, दलदलों, स्वैम्प में कीटनाशकों के छिड़काव से किया जा सकता है। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए। जाली लगेगी तो वहां मच्छर एंट्री नहीं कर पाएंगे ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोग वाहित डेंगू और चिकनगुनिया, ये दो बीमारियों को और ऐड किया गया है। एक है डेंगू और एक चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हम अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं, जैसे कि टीका। वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हमें बहुत सारा फायदा हुआ है। इसकी मदद से हम जो है बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि मान लो हमें बीमारी होने से बचाना है खुद को, तो हम वैक्सीन लगवाते हैं और उस वैक्सीन के प्रभाव में हमारा शरीर खुद से क्या बनाने लग जाता है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, ताकि वास्तव में जब वो रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ना पड़े। और प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरीके से उन्मूलन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरीके से उन्मूलन या इरेडिकेशन हो गया है, तो वो है क्या, हमारी चेचक। वैक्सीन के इस्तेमाल से ही पोलियो, डिफ्थीरिया, निमोनिया, टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोग काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज्यादा पढ़ेंगे, नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कगार पर है। एंटीबायोटिक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों को प्रभावी ढंग से उपचार करने में सक्षम बनाया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।